हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं गौतम कुमार सिन्हा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इतिहास का पार्ट थर्ड के बारे में देखेंगे। सेकंड पार्ट में हम लोग देखे थे कि किस तरह से संथाल लोग और पहाड़ी लोगों में विद्रोह हुआ था और इन दोनों विद्रोहों के बीच में अंग्रेज लोग क्या क्या तरह का नियम बनाए थे, इसके बारे में हम लोग देखे थे। और किस तरह से संथाल की जीवन और पहाड़ी लोगों का जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो चुका था। तो आज हम लोग देखेंगे यही परिवर्तन के कारण जो विद्रोह उत्पन्न हुआ वो कहाँ कहाँ विद्रोह हो रहा था, किस तरह का विद्रोह हो रहा था और किस कारण से विद्रोह ये लोग किए थे, क्या आखिर ये लोग चाहते थे। आज हम लोग ये सब पढ़ने वाले हैं। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी वो बहुत ज़्यादा विनाशकारी था, अंग्रेज़ों के हित के लिए वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। 1857 की क्रांति के बाद वैसा ही एक क्रांति डेवलप हो रहा था जो 1875 की क्रांति हो रही थी। ठीक है, ये 1875 का जो विद्रोह है ये धीरे धीरे बिल्कुल फैलते चला जा रहा था। पार्ट में इस चीज़ के बारे में देखें कि पहाड़ी लोग संथाल लोगों में विद्रोह हुआ और 19वीं सदी तक आते आते ये जो विद्रोह है ये पूरे भारत में, पूरे देश में फैल चुका था। 1875 में यही विद्रोह जो है वो साहूकार और किसानों के बीच में शुरू हो गया था। ठीक है, किस तरह से ये डेवलपमेंट होते चला गया ये जो विद्रोह है इसके बारे में हम लोग आज देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि देहात में जो विद्रोह है इसमें सबसे पहला जो क्षेत्र है वो बम्बई दक्कन है। तो बम्बई दक्कन के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या वहाँ पे इंक्रीजमेंट हुआ, क्या डिक्रीजमेंट हुआ, उसके बारे में। तो सबसे पहला है कि बम्बई दक्कन में जो परिवर्तन हुआ वो किन परिवर्तन हो रहा है, तो पहाड़ी और संथालों के जीवन में बहुत कुछ का परिवर्तन हो चुका था। उनके साथ टैक्स जो है वो वसूल करने का नियम जो था वो बदल चुका था, उनके रहन सहन का जो नियम था वो बदल चुका था, क्योंकि संथाल लोग धीरे धीरे उनके पास ज़मीन की कमी नहीं थी, ज़मीन बढ़ते चला गया। फिर पैदावार जो था, अकाल ये सब के कारण पैदावार की कमी होती चली गई, जिसके कारण से अंग्रेज लोग टैक्स ज़्यादा करने लगा, धीरे धीरे उनकी ज़मीन भी ख़त्म होती चली गई। इस चीज़ के बारे में हम लोग देखा। पहाड़ी लोगों का लोग ऐसा काम करते थे कि जब उनके पास अनाज का अभाव हो जाता था तो वो दूसरे गांव को जाकर लूटते थे। ये सब होना बंद हो गया। पहाड़ी लोगों का जो वर्चस्व था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया, संथालों का जो वर्चस्व था वो धीरे धीरे ख़त्म होते चला गया। बहुत सारी बातें हैं। बम्बई दक्कन के देहाती स्रोत में बदलाव भी होते चले गए। वहाँ का जो देहाती स्रोत था वो उसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चेंजिंग हुआ। ठीक है, इन सारा का सारा जो विद्रोह हो रहा था, इन सभी की जो जानकारी है हम लोगों को मिलता है कहाँ से। जितने भी बदलाव जो हुए या ये जो विद्रोह जो हो रहा था इनकी जानकारी हम लोगों को मिलता है कहाँ से। तो इनकी जानकारी जो है अभिलेखों और इतिहासकारों के लेख या विवरणों से मिलता है। जो कलेक्टर लोग या किसान लोग जो रिपोर्ट पेश करते थे वो सभी रिपोर्टों से जानकारी मिलता है। ठीक है, इतिहासकारों के लेखों से जानकारी मिलता है। यहाँ से ये इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है कि बम्बई दक्कन की जानकारी कहाँ से मिली। तो बम्बई दक्कन की जानकारी जो है वो अभिलेख या इतिहासकारों के रिपोर्टों से मिलती है, कलेक्टरों या अधिकारियों के रिपोर्टों से मिलती है, इतिहासकारों के लेखों से मिलती है। ठीक है, बम्बई दक्कन में जो विद्रोह हो रहा था, हम लोग विद्रोह के बारे में देखते हैं। तो एक बार सबसे पहले कि देहात में जो विद्रोह है इसमें हम लोगों को पढ़ना है क्या क्या। इसमें सबसे पहला देहात में विद्रोह के बारे में है। तो बम्बई दक्कन का विद्रोह, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। एक नई राजस्व प्रणाली आई, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। किसान का कर्ज किस तरह से खत्म हुआ या बढ़ा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर है कपास में तेजी आ गई थी, ये एक पॉइंट बनता है। ऋण का स्रोत आखिर क्या था, वो खत्म हुआ या बढ़ा, क्योंकि किसान लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कर्जदार हो चुके थे। ठीक है, और इसका एक अन्याय का अनुभव आखिर क्या हुआ, यानी क्या कि अंग्रेज लोग किसानों के प्रति जो अन्याय किए थे, किसान या वहाँ के देहाती क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग थे वो आखिर इस विद्रोह का क्या अनुभव किए थे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग को देखना। तो विद्रोह की यदि बात करें तो सबसे पहले कि विद्रोहियों का गुस्सा अन्याय और दुख दर्द के विरुद्ध आवाज उठाना था। इनका यही गुस्सा था कि अंग्रेज लोग जो अन्याय जो कर रहे थे उनके पास में जो भी दुख था उसकी आवाज उठाना, उसका विद्रोह करना। ठीक है,
और जिसके कारण से बहुत बड़ी एक कांड हो गई थी। वो कांड हुआ था कि देहात के क्षेत्र में रहने वाले लोग वो क्या किए कि लेख बहियाँ जला दी गई। जितने भी लेख था और जितने भी किसानों का जो कर्ज या ज़मीन का जो लेन देन होता था, जिसका कागजात जो है वो सेठ साहूकारों के पास होता था, उन सभी को ये जला दिया, है ना। ये घटना हुई थी कहाँ? तो एक है सूपा गांव। ये सूपा गांव में ही सबसे पहले ये घटना हुई जहाँ की लेख बहियों को जलाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट ये घटना है ना, कि सूपा गांव में ये शुरू हुआ। सूपा गांव ये आखिर था क्या? एक तरह का ये मंडी था। सूपा गांव जो था वो एक तरह का मंडी था। और यहाँ कौन सी घटना घटी? तो यहाँ लेख बहियों को जला दी गई थी। फिर है कि 1875 में ये घटना हुई और यहाँ अनाज को भी लूट लिया गया था। क्या क्या विद्रोह में हुआ? सबसे पहला लेख बहियों को जलाया गया और अनाज को लूट लिया गया। ये विद्रोह जो है पूना से अहमदनगर तक धीरे धीरे ये फैल रहा था। ये विद्रोह पूना से अहमदनगर तक ये फैला। साहूकार लोग अपना धन दौलत को छोड़कर भाग गए थे। ब्रिटिश ने कई जगहों पर थाने भी स्थापित किए। इन विद्रोहों को रोकने के लिए अंग्रेज लोग क्या किया कि बहुत जगहों पर थाना स्थापित किया। पहले इतना डेवलपमेंट नहीं था। अंग्रेज लोग भी हर जगह पे थाना और सैनिकों को नहीं इस्टेब्लिश करते थे, नहीं छावनी ये सब नहीं बनाते थे। लेकिन जैसे जैसे विद्रोह बढ़ते चला गया और उनको ज़रूरत पड़ती गई, उस हिसाब से वो काम करते चले गए। ठीक है, तो क्या है कि ब्रिटिश ने कई जगहों पर थाने स्थापित किए और इसके बावजूद 95 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। अंग्रेज लोग काम किए, लेकिन इसके बावजूद भी देहात क्षेत्र को वो कंट्रोल नहीं कर, बिल्कुल कंट्रोल से वो बाहर था। देहात में जो विद्रोह हो रहे थे वो। अब हम लोग देखते हैं कि इतना ज़्यादा जो विद्रोह हो रहा था, इसका एक जो राजस्व प्रणाली जो थी उस पर आखिर क्या अंतर पड़ रहा था। इतना विद्रोह होने के बावजूद क्या राजस्व प्रणाली कम कर दी गई या फिर बढ़ा दी गई? क्योंकि विद्रोह को रोकना था। विद्रोह को रोकने के लिए सैनिक छावनी लगाए गए, कई जगह पे थाने भी लगाए गए। और क्या इसके बावजूद भी देहात को रोक पाया गया? नहीं, इसके बावजूद भी देहात को नहीं रोक पाया गया। अब इसका अल्टरनेट उपाय क्या था? तो उन लोगों को अल्टरनेट यही उपाय लगा कि जो राजस्व प्रणाली थी उसको नए तरीके से शुरू किया जाएगा। ठीक है, जिस तरह से ब्रिटिश लोग अपना कदम आगे बढ़ा रहे थे, अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे थे, तो अलग अलग तरह के नई राजस्व प्रणाली को भी ला रहे थे। ठीक है, इस नई राजस्व प्रणाली में हम लोग यही चीज़ देखते हैं कि 1810 के बाद जमींदारों को खेती से आमदनी बढ़ गई थी। यानी 1810 में जमींदार को जो खेती हो रहा था उससे आमदनी काफ़ी बढ़ चुका था। राजस्व की मांग इस्तिमरारी के तहत ही तय किया गया था और राजस्व की जो मांग थी वो इस्तिमरारी बंदोबस्त के तहत ही तय की गई थी। अब है कहने का ये मतलब है कि इसकी शुरुआत तो हर जगह अलग अलग तरीके से मतलब होना ही था। खेती की कीमत यहाँ पे बढ़ गई थी और जमींदारों की आमदनी भी बढ़ गई थी। साथ में राजस्व की मांग जो था वो इस्तिमरारी बंदोबस्त पर ही तय था, यानी एक फिक्स था। एक नई राजस्व प्रणाली में क्या आखिर हो रहा था कि अंग्रेज जहाँ जहाँ जा रहे थे वहाँ वहाँ एक अपने तरीके से एक व्यवस्था को लागू कर रहे थे। राजस्व लेने के लिए वो बहुत तरह के नियमों का भी पालन करवाना चाह रहे थे किसानों के, और इसका बहुत सारे वजह भी हो रहा था कि क्यों आखिर वो ऐसे अलग अलग तरह के नियम जो है वो लागू कर रहे थे। जहाँ भी वो जाते थे वहाँ एक अलग तरह का नियम वो लागू करना चाह रहे थे। मेन वजह यह थी कि सबसे पहले तो इस्तिमरारी व्यवस्था ही आया। इस्तिमरारी व्यवस्था के तहत हम लोग इस चीज़ की जानकारी इकट्ठा किए थे कि इसमें क्या आखिर हो रहा था कि एक फिक्स समय पर एक फिक्स राजस्व जो है वो अंग्रेजों को मिल रहे थे, ब्रिटिश लोगों को मिल रहे थे। ठीक है, अब हम लोग एक नई राजस्व प्रणाली के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, कि नए राजस्व प्रणाली में आखिर हो क्या रहा था। तो नए राजस्व प्रणाली में जितने भी जमींदार थे उन लोगों की आमदनी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ठीक है, और इनका जो राजस्व प्रणाली जो सिस्टम था वो किस आधार पर था? इस्तिमरारी बंदोबस्त के आधार पर था। इस्तिमरारी बंदोबस्त आखिर हो क्या रहा था, इसमें क्या नियम थे? तो इसमें यही नियम थे कि ब्रिटिश शासन को जो राजस्व दिया जाएगा वो एक फिक्स समय पर दिया जाएगा और उसका राजस्व भी फिक्स किया जाएगा। लेकिन अंग्रेज लोग यह चीज़ को देखें कि जो जमींदार लोग थे उनका आमदनी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और हमको जो मिल रहा है वो एक फिक्स राशि ही मिल रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को वो बदलना चाहें।
फिर पहला यही कारण हुआ कि उनकी आमदनी बढ़ रही थी और अंग्रेज लोगों की आमदनी जो है वो फिक्स था, इनकी आमदनी बढ़ नहीं रही थी। तो इस चीज़ को बदलने के लिए वो क्या, एक व्यक्ति है जिनका नाम है डेविड रिकार्डो, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। डेविड रिकार्डो जो थे वो 1820 में ये बहुत ज़्यादा विख्यात हुए और ये एक अर्थशास्त्री हैं। डेविड रिकार्डो थे कौन? ये एक अर्थशास्त्री थे और 1820 में ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा विख्यात हुए। इनके बहुत सारे नियम थे राजस्व वसूल करने का, ये क्योंकि ये इकोनॉमिस्ट थे तो ये अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत सारी बातें बताएं। उन्हीं में से गिने चुने हुए कुछ नियम को अंग्रेज लोग लेकर और महाराष्ट्र में लागू किए। इनका पहला नियम आखिर था क्या? पहला नियम जो था वो था औसत लगान के बारे में। इसमें यह नियम था कि जब भूमि से औसत लगान से अधिक प्राप्त हो तो भूस्वामी पर कर लगाई जाएगी। यानी भूस्वामी पर किस तरह से टैक्स लगाया जाएगा? तो जब औसत लगान अधिक होगा तब, ठीक है। और वैसे किसान लोग, वैसे जमींदार लोग जो औसत लगान अधिक भी है और फिर भी यदि कर नहीं दे रहा है या अगर ऐसा ना हुआ तो किसान किराएजीवी हो जाएंगे। पहला बात क्या है, यानी डेविड रिकार्डो के अनुसार से कौन कौन सारी बातें को लिया गया? तो सबसे पहला यही बात था कि जब भूमि से औसत लगान से अगर अधिक प्राप्त होगी तो भूस्वामी को कर लगाई जाएगी, भूस्वामी पर कर लगाया जाएगा। और यदि ऐसा नहीं हुआ, औसत लगान अगर अधिक नहीं हुआ तो वो किसान जो है वो किरायाजीवी हो जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखे औसत लगान, और दूसरा पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि किरायाजीवी। तो औसत लगान वही चीज़ है कि यदि उसको खाने पीने से के अलावा यदि उपजाऊ होता है तब वो उस पर टैक्स लगाया जाएगा, और यदि नहीं होगा तो उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। तब क्या होगा? तब किसान जो है वो किरायाजीवी हो जाएंगे। किरायाजीवी का मतलब क्या होता है कि अपनी संपत्ति जो है वो किसी के हैंड ओवर कर देना, उससे जो इनकम होगा उस पर अपना जीवन यापन करना, ठीक है। ये था किरायाजीवी का मतलब, यानी अपना संपत्ति किसी और को दे देना पट्टेदारी पर, यह व्यवस्था होता है, पट्टेदारी दे देना और उससे जो वो दिया, जो भी इनकम हुआ उससे, और उससे अपना वो जीवन यापन करना, ये हुआ किरायाजीवी। तो ये जो व्यवस्था जो लागू किया, तो इस व्यवस्था के तहत ये चीज़ अंग्रेज लोग देखे कि बंगाल में ऐसे ऐसे व्यवस्था के कारण बहुत सारे किसान किरायाजीवी हो चुके थे, ठीक है। बंगाल में बहुत सारे लोग जो है वो किरायाजीवी हो चुके थे। अब वो क्या किए कि बंगाल में जो जितने भी किसान थे वो किरायाजीवी हो चुके थे, तो वहाँ फिर से वो प्रणाली को बदलना चाहें। वो कौन सी प्रणाली लाना चाहें? रैयतवाड़ी प्रणाली को लाना चाहें, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र के और भी क्षेत्रों में लागू था। तो रैयतवाड़ी प्रणाली आखिर ये क्या होता है? तो रैयतवाड़ी प्रणाली में यह व्यवस्था थी कि हर 30 साल के बाद जो है वो भूमि का सर्वेक्षण होगा और जिस तरह से उसकी उपजाऊ में बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी, जिस तरह से उसके उपजाऊ में वृद्धि होगी उस तरह से उसका राजस्व में भी वृद्धि किया जाएगा। तो अब अंग्रेज लोग बंगाल में जो थे वो रैयतवाड़ी व्यवस्था को लाना चाह रहे थे, ठीक है। तो यही कारण थी कि अंग्रेज लोग सिर्फ अपना राजस्व को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रणाली को लाना चाह रहे थे। वो हर जगह पे हर तरीके का प्रणाली वो लागू किए। अब देख रहे हैं कि बम्बई में कुछ और प्रणाली है तो उसको उठाकर यहाँ ले आए। अगर बम्बई की स्थिति सुधार है, ठीक ठाक है, वहाँ राजस्व यदि अधिक आ रहा है तो हम लोग बंगाल में वो नियम लागू कर दें, बंगाल से मद्रास में वो नियम लागू कर दे। इस तरीके से वो जहाँ भी जा रहे थे वहाँ एक नई प्रणाली को लेकर चले जा रहे थे, ठीक है। एक बार मैं फिर से इस राजस्व प्रणाली के बारे में बता रहा हूँ। देश में एक नए राजस्व प्रणाली को इसलिए लाया गया था कि 1810 में जितने भी जमींदार लोग थे उनकी आमदनी बढ़ गई थी, पहला कारण यही था, इसीलिए एक नई राजस्व प्रणाली को लाया गया। आमदनी बढ़ गई थी, अंग्रेज लोगों की आमदनी बिल्कुल फिक्स थी, उसकी आमदनी नहीं बढ़ रही थी। वो यही चाहे कि हम लोग यहाँ प्रणाली को बदल दें। तो इसको बदलने के लिए वो किसी व्यक्ति के, वैसे अर्थशास्त्री के नियम के आधार पर चलना चाह रहे थे जो ज़्यादा विख्यात हो। 1820 में डेविड रिकार्डो के अनुसार से एक औसत लगान का नियम लाया गया कि जिस व्यक्ति का, जिस जमींदार का औसत लगान ज़्यादा हो गया, औसत लगान से अगर अधिक है तो उस पर कर लगाया जाएगा, वो भूस्वामी पर कर लगाया जाएगा। और यदि ऐसा व्यवस्था नहीं है, यदि ऐसा ना हो तो जो किसान थे वो किरायाजीवी हो जाएंगे। किरायाजीवी क्या होता था यह भी मैं बताया, अपनी संपत्ति यदि किसी और को दे देना और उससे जो इनकम हो रहा है उस पर अपना जीवन गुजर करना, ये किरायाजीवी होता था, ठीक है। और यही व्यवस्था जो है वो बंगाल में भी लागू किया गया। तो बंगाल में इस चीज़ को देखा गया कि अधिकांशतः किसान जो थे वो किरायाजीवी हो चुके थे।
अब जो है बंगाल में ये व्यवस्था को हटाकर रैयतवाड़ी व्यवस्था लाया जा रहा था। रैयतवाड़ी व्यवस्था लाने की घोषणा की जा रही थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या आखिर समस्या थी कि उसमें हर 30 साल के बाद सर्वेक्षण होगा और उसमें यदि उपजाऊ में वृद्धि होगी तभी लगान लिया जा सकता है, ऐसे नहीं, है ना। अब इसके आगे का जो पॉइंट है ये हम लोग देखें कि एक नई राजस्व प्रणाली में किस तरह से नीति जो है वो बदल रही थी। अब इसके आगे का टॉपिक और हम लोग देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में राजस्व की मांग और किसानों के कर्ज के बारे में देखते हैं। इसमें हम लोग यही चीज़ देखेंगे कि किस तरह से एक ब्रिटिश अधिकारी जो थे वो किसानों से राजस्व का डिमांड करते थे, कितना जोर जबरदस्ती करते थे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला ये पॉइंट है कि 1820 में ही राजस्व बंदोबस्त सबसे पहले बम्बई क्षेत्र में लागू किया गया। ठीक है, 1820 के ईस्वी में राजस्व बंदोबस्त सबसे पहले कहाँ लागू किया गया, तो बम्बई के क्षेत्र में। इसके तहत हो क्या रहा था, इस समय 1820 ईस्वी में आखिर हो क्या रहा था, तो ब्रिटिश के जो भी अधिकारी थे, कलेक्टर हों या और भी कोई अधिकारी हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से राजस्व का डिमांड करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे वो कर वसूल करते थे। किसी भी कीमत पर उनका यही एक उद्देश्य होता था कि हम लोग किसी भी कीमत पर किसानों से राजस्व का व्यवस्था करें और बड़े अधिकारियों तक दें। इट मीन्स कि बड़े अधिकारियों को खुश रखने के लिए वो ऐसा काम करते थे। जहाँ की किसान लोग अपने कर्ज के अनुसार से और बहुत दयनीय स्थिति से भी यदि गुजरते थे तो भी उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता था। इवन ऐसा भी नियम था कि यदि एक किसान अगर सही समय पर टैक्स नहीं देता है तो एक किसान के कारण पूरे गांव का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। ये सिस्टम 1820 तक थी और ज़बरदस्ती कलेक्टर लोग जो थे वो किसानों से कर ले करके और उच्च अधिकारियों तक पहुंचाते थे। ये सिस्टम थी। ठीक है, ये 1820 की स्थिति में थी। 1830 आते आते समस्या और ज़्यादा गंभीर हो गई। 1832 की स्थिति अगर हम लोग देखें तो 1832 में कृषि उत्पाद की कीमत में और बहुत तेज़ी से गिरावट होने लगी। ये सभी एक तरफ से हम लोग देख सकते हैं कि ब्रिटिश अधिकारियों का भी मार हो रहा था और दूसरी तरफ से ये भी देख सकते हैं कि प्राकृतिक का भी मार हो रहा था और दोनों का जो मार है वो किसानों को झेलना पड़ रहा था। ठीक है, उसके बाद में है 1832 से 34 के समय में अकाल पड़ चुका था। हम लोग देखें 1820 में राजस्व बंदोबस्त लागू हुआ। 1830 में समस्या और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। 1832 में कृषि उत्पाद की कीमतों में गिरावट आ चुकी थी। जब कृषि उत्पाद की कीमत में अगर गिरावट आ जाती तो फिर किसान लोग किस तरह से टैक्स दे सकते थे। किसान लोग नहीं दे पाते थे यह टैक्स, लेकिन फिर भी ब्रिटिश अधिकारी लोग उनसे एट एनी कॉस्ट ले लेते थे, राजस्व का डिमांड हमेशा करते थे। ठीक है, और 1832 से और 34 में तो भयंकर अकाल भी पड़ा और ये अकाल के चपेट में सारे किसान लोग आ चुके थे, जिसका नतीजा बहुत भयंकर साबित हुआ। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे किसान लोग अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चले गए। अपने क्षेत्र को छोड़कर वो लोग दूसरे क्षेत्रों में चले गए। कुछ किसान यहाँ रहने लगे और जो लोग यहाँ थे उनके पास खाने के लिए अनाज भी नहीं था। रोज़मर्रा का जो खर्च होता था वो भी पूरा नहीं हो पा रहा था उन किसानों से। नतीजा ये होता था कि उन्हें सेठ साहूकार से कर्ज लेना पड़ता था और फिर वही स्थिति हो जाती थी कि कर्जदार ये बार बार हो जा रहे हैं। तो चूंकि जब सेठ साहूकार से अगर कर्ज भी वो ले लेते थे तो कर्ज ऐसी होती थी कि उसे चुकाना मुश्किल होता था और ये जब कर्ज नहीं चुका पाते थे तो फिर टैक्स कहाँ से पूर्ति करती। और नतीजा ये था कि ब्रिटिश अधिकारियों का सही ढंग से टैक्स भी नहीं वसूल हो पाता था, राजस्व नहीं हो पाता था। 1840 में अंग्रेजों को कुछ बातों का पता चला और वो क्या पता चला, वो इस बात का वो पता लगाए कि नहीं, 1820 में जो नियम थे वो उतना अच्छा नहीं था, सही ढंग का नियम नहीं था। इसमें खामियां क्या थी? खामियां यही थी कि एक समय को निश्चित कर दिया गया था, राजस्व को भी निश्चित कर दिया गया था और उनसे कठोरतापूर्ण व्यवहार किया गया था। ये 3 समस्याएं थी। तो ये जो 3 समस्या थी जो कि अंग्रेजों को बाद में दिखाई दिया। उसके बाद में 1840 में जो आर्थिक पुनरुत्थान हुआ उसमें ये सब नियम को हटाया गया। ना किसानों से जोर जबरदस्ती करनी थी और ना ही तो
कोई फिक्स अमाउंट था, ये सबको हटाया गया, थोड़ा बहुत राहत दिया गया। ठीक है। सन 1845 में कृषि उत्पादन की कीमतों में वृद्धि हो गई। में जब वृद्धि हुई तो राजस्व में भी वृद्धि हुई, राजस्व भी सही समय पर वो लोग देने लगे। लेकिन 1845 में जो कृषि उत्पादन में जो वृद्धि हुई, अब हर लोगों को यही चाहिए था, हर लोगों को अपना अपना खेती करना और खेती करने की साधन को जुटाना। अब ये खेती करने के जो साधन होते थे, हर लोगों को हल और बैल की आवश्यकता पड़ती थी, और अनाज बोने के लिए बीज की आवश्यकता पड़ती थी, और इन सभी को व्यवस्था करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। नतीजा यह होता था कि वापस फिर से वो सेठ साहूकार के पास में गए और फिर से वो ऋणी हो गए, फिर से कर्जदार वो हो गए। तो यही तरीका थी राजस्व की मांग और किसानों के कर्ज में। हम लोग यही चीज़ देखें कि दोनों तरफ से किसान को ही मार पड़ रहा था, एक प्राकृतिक विपदा के कारण भी और दूसरे तरफ ब्रिटिश अधिकारियों के नियम भी। ठीक है, जिसके कारण से वो बार बार सेठ साहूकार के पास में जा करके और अपना कर्ज लेते रहते थे। सेकंड पॉइंट है कपास में तेजी आई। तो भारत में किस तरह से कपास में तेजी आई? जहां हम लोग देख रहे थे कि भारत में जो किसान लोग थे वो खेती कर रहे थे धान का, गेहूं का, ठीक है, अचानक ये कपास की बातें कहां से आ गई? तो बातें यह है कि जहां की ब्रिटेन की ओर एक तरफ हम नज़र उठाकर देखते हैं तो ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा कपास की खपत हो रही थी, और ये ब्रिटेन में जो कपास की खपत हो रही थी तो उसकी पूर्ति कहाँ से हो रही थी? अमेरिका वाले लोग उसकी पूर्ति कर रहे थे। अमेरिका में कम से कम 3/4 भाग जो है कपास वो ब्रिटेन को भेजता था। ठीक है, ये ब्रिटेन है और ये अमेरिका है। अमेरिका वाले जो है वो ब्रिटेन के पास में कम से कम 3/4 कपास जो है वो हमेशा भेजते थे, है ना। इससे वो पूर्ति होता था। इसी बात का ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटेन को संदेह होती थी या फिर टेंशन होता था, संकोच था कि जिस दिन अमेरिका यदि कपास देना बंद कर देगा उस दिन ब्रिटेन की हालत आखिर क्या होगी। तो इसका कोई अल्टरनेट ये उपाय सोचे हुए था। ठीक है, इसी का ये अल्टरनेट उपाय खोज रहा था कि हमें कोई और वैसा क्षेत्र मिल जाए जहाँ की कपास की खेती अच्छे तरीके से हो, और यदि अमेरिका अगर नहीं भी देता है तो हमें दूसरे जगह से कपास आते रहे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले 1857 में ब्रिटेन में एक कपास आपूर्ति संघ की स्थापना किया गया। 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना किया गया और 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना किया गया। 1859 में जो मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना किया गया वो उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, कपास के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, इसका सिर्फ यही एक उद्देश्य बन चुका था कि हर जगह के लोगों को ये कपास उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना रहता था। ठीक है, तो मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का मात्र यही एक उद्देश्य बना। हम लोग 1860 से 64 के दशक में यदि देखें तो कपास उगाने वाले जो एकड़ों की जो संख्या थी वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गई थी, वो दोगुनी हो गई थी 1860 से 1864 के बीच। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि 1860 के दशक में अमेरिका जो है वो ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कपास देता था और ब्रिटेन सिर्फ उसी पर आश्रित था। इस बात का बहुत ज़्यादा टेंशन था ब्रिटेन को, सिर्फ वो एक ही चीज़ पर आश्रित नहीं था, इसके लिए वो अल्टरनेट ऑप्शन भी खोज रहा था। कि जो जलवायु है, भारत की जो मिट्टी है, वह कपास के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो रहा था। तो इस तरीके से ब्रिटिश अधिकारी लोग यही चीज़ देखें कि भारत में भी कपास की खेती की जाए। इसी बीच में 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध हो गया और गृह युद्ध हुआ तो कपास आना बंद हो गया। हाँ, 1860 से 61 के दशक में अमेरिका जो है वो 20 लाख गांठे जो है ब्रिटेन को कपास भेजता था, वहीं वो कम हो करके 1862 में मात्र 55,000 गांठ आयात ही किया था। ठीक है, 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध हुआ और उसी समय जहां 20 लाख वो गांठ देता था वहां 1862 में मात्र 55,000 ही गांठ दे सका था। एक गांठ में कम से कम 400 पाउंड कपास होते थे। तो चूंकि जब 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध हुआ तो इसी बीच भारत को भी मौका मिला और इस बीच बहुत बड़ी एक लेन देन भी शुरुआत हुआ। ब्रिटिश अधिकारी तुरंत क्या किए, बहुत जल्दबाजी में ये फैसला लिए कि सेठ साहूकारों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देने लगे
और उनका यह उद्देश्य था कि जब हम लोग सेठ साहूकार को पैसा देंगे तो ये किसानों को कर्ज देना शुरू कर देंगे, है ना। जब किसानों को कर्ज मिलना स्टार्ट कर देगा, जब किसानों को कर्ज मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो वो लोग खेती भी करना शुरू कर देंगे और इस तरह से कपास को प्रोत्साहन भी मिल जाएगा, कपास की खेती शुरुआत भी हो जाएगी और यही काम किया गया। तो चूंकि ब्रिटिश अधिकारी लोग सेठ साहूकारों को भी पैसा देने लगे और सबसे पहले ये अधिकारी को यह इन्फॉर्मेशन किया गया कि आप हर क्षेत्र में जाइए और यह पता कीजिए कि कौन सा क्षेत्र कपास के लिए उत्तम हो सकता है, ठीक है। तो ब्रिटिश अधिकारी लोग हर क्षेत्र में जा करके ये इस चीज़ को देखते थे कि कौन सा क्षेत्र जो है वो कपास के लिए उत्तम होता था और सेठ साहूकारों को पैसा देते थे। इवन ये भी बात कहा गया है कि किसानों को 1 एकड़ जमीन पर कपास उगाने के लिए उसे 100 रुपया उस समय दिया जाता था। 1862 में ऐसी स्थिति आ गई थी कि जितना अमेरिका आयात करता था उसका 90% जो है वो भारत अकेले आयात करना स्टार्ट कर दिया था 1862 में, ठीक है। तो ये थी सेकंड पॉइंट कि कपास में आखिर तेजी किस तरह से आई। विश्वास था कि कपास के माध्यम से मैं पूरे विश्व का एक शक्तिशाली व्यापारिक संगठन बनूंगा, ठीक है। लेकिन किस तरह से इनका सपना जो है वो टूटता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।